सीधा रुख कर लेते हैं एक बार फिर कुमार गौरव का। कुमार, अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से हमने अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश की है, तो हर राज्य के अपने समीकरण हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन तीन समीकरण जो अभी तक मुझे नजर आ रहे हैं इस चर्चा से, अगर हम निष्कर्ष निकालें, एक, ओबीसी कार्ड जो विपक्ष ने खेला है उसका जवाब इस बार देना है बीजेपी को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा देते वक्त। दूसरा, महिला रिप्रेजेंटेशन, मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं की वजह से, लाडली योजनाओं की वजह से जीत मिली है, तो एक पूरी देश की महिलाओं को यहां पे कोशिश करना है। और तीसरा, 2024 लोकसभा चुनाव, ताकि जो मुख्यमंत्री नामों की घोषणा हो उसमें हमें 2024 को नाम की ना घोषणा। तो ये तीन पॉइंट को लेकर क्या बीजेपी आगे बढ़ रही है? यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से देरी हो रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिए रवि, यंग जनरेशन यानी युवाओं को मौका। युवा महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यही 4 पॉइंट है जिस पे बीजेपी लगातार घूम रही है। पहला, युवा चेहरे यानी नए चेहरे को मौका देना है जो कि आगे 15-20 साल की राजनीति आराम से कर सके, क्योंकि बीजेपी में अब एक उम्र सीमा भी है 70 के आसपास की, कि उसके आगे फिर एक तरह से राजनीति से किनारे कर दिया जाता है नेताओं को। तो ऐसा नेतृत्व चाहिए राज्यों में जो कि आगे 15-20 साल के लिए हो, और ताकि ज़मीनी स्थिति पार्टी की मजबूत रह सके। दूसरा, ओबीसी कार्ड जो लगातार विपक्ष की तरफ से खेला गया था, हालांकि चुनाव में बहुत सफल होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि जितनी संख्या है उस हिसाब से केंद्रीय कैबिनेट से लेकर तमाम राज्यों में जो हमारे लीडर्स हैं उसमें उनको अनुपातिक महत्व दिया गया है, उससे ज़्यादा ही दिया गया है। तो पहला, युवा चेहरा ओबीसी। तीसरा, शेड्यूल ट्राइब एसटी। ये जो तीनों राज्य हैं, या गुजरात रहा हो या फिर आगे झारखंड की बात हुई, तमाम जगहों पे आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, और आदिवासियों ने बेहतर तरीके से बीजेपी को पिछले 5-7 साल में अगर देखें तो काफ़ी वोट दिया है। तो वो एक मुद्दा है, और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो 2024 का है ही। और महिला की जो बात आपने की, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब जाति की बात करते हैं तो उसमें गरीब के साथ साथ महिला को भी शामिल करते हैं, लेकिन युवा, ओबीसी, एसटी, इसी कैटेगरी में महिलाएं भी आ जाएंगी। और सबसे बड़ा जो दाव है वो 24 का, जैसा मैंने कहा, 23 किसने जिताया ये मायने नहीं रखता, 24 कौन जिता सकता है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी पीक पे है। किसी एक राज्य में एक सीट की कमी है, उसको भी बीजेपी अपने हाथ में लेना चाहती है। चूंकि छिंदवाड़ा की बात लगातार हो रही है, छिंदवाड़ा में इस बार कमलनाथ को विधानसभा चुनाव में टफ फाइट मिली है। तो बीजेपी जो बचे हुए सीट, एक 2 सीट जो बचे हैं इन राज्यों में, ऐसे चेहरे को लाना चाहती है कि उसके चेहरे के बल पे और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बल पे, मोदी की गारंटी के नाम पे, वो जो बची हुई सीटें हैं वो भी आए, कम ना हो। उन सीटों को अगर 1 सीट बढ़ा सके तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कम से कम मेंटेन रखे। इसलिए मैंने कहा 23 किसने जिताया इससे मतलब नहीं है, 24 में कौन स्थिति को मेंटेन कर सकता है या इंप्रूव कर सकता है, इन चीज़ों को देखते हुए। और ये 4 पॉइंट्स जो एसटी, युवा और 2024 और ओबीसी, इन 4 पॉइंट्स को रखकर बीजेपी फैसला लेगी। और जब देखेंगे कि शनिवार रविवार तक जब स्थिति साफ होगी तो ओबीसी, एसटी, युवा चेहरे, महिला और 24 का टारगेट, इन्हीं लक्ष्य, यही लक्ष्य दिखेगा कि इन चेहरों के पीछे बीजेपी या प्रधानमंत्री ने लगाया है। बहरहाल थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, 5 दिन का वक्त हो चुका है, 7वें दिन तक स्थिति थोड़ा सा और कितना इंतजार, खासकर इन तीन राज्यों की जो जनता है गौरव, वो सबसे ज्यादा इंतजार में या सस्पेंस में है। वो मुझे लग रहा है उनको ज्यादा पसोपेश नजर आ रही है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, अभी तक ये पता नहीं कि और कितने दिन लगेंगे मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा को लेकर। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर राजीव जी मैं आपकी तरफ रुख करता हूं, और यहां से मैसेज क्या जाएगा? खासकर राजीव, हम देख रहे हैं पिछले जितने बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा सीधे अब दिल्ली से होने लगी है। बीजेपी हमेशा एक मैसेज देने की कोशिश करती थी कि नहीं भाई, कांग्रेस तो परिवारवादी की पार्टी है, सब कुछ होता है वो गांधी परिवार तय करता है, लेकिन बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन पिछले हम कई चुनावों से देख रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी है, वो विधायकों से ज्यादा दिल्ली में तय हो रहे हैं और कुछ ही लोग तय कर रहे हैं। तो क्या अब यह मैसेज नहीं जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हां, अब वही ट्रेंड शुरू हो गया है, चुनाव आप जीतिए लेकिन तय करना है दिल्ली को, स्क्रिप्ट, आखिरी क्लाइमेक्स सीन जो है वो दिल्ली में तय होगा? क्या मैसेज जा रहा है कि अब बीजेपी भी उसी राह पे जो पहले कांग्रेस थे कि हां, गांधी परिवार तय करेगा? देखिए रवि, मैं तो हमेशा कहता हूं कि सत्ता का चरित्र एक होता है,
चेहरे बदल जाते हैं। तो जब भी ताकत आती है ना, तो वो एक ही तरह के गुण और अवगुण लेकर के आती है। तो वो उसमें पार्टी चाहे आप जो कुछ भी हो। जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली तय करेगा, इस देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति से राज्यों में जीत मिली है, और ये तीनों मुख्यमंत्री जिनके नाम की चर्चा या पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर इनके नाम को आगे न करके भी ऐसा प्रचंड बहुमत मिला है, तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा हक है, और पार्टी के हित में जिनको चाहे वो उनको मुख्यमंत्री बनाएं। बाकी विधायक दल की बैठक होती ही है, पर्यवेक्षक कांग्रेस में भी भेजे जाते हैं, और पर्यवेक्षक, मैं आपको 1 दर्जन उदाहरण बता सकता हूं कि पर्यवेक्षक भेजे गए तो कैसे विधायक दल का नेता चुना गया, क्या क्या हुआ। आपको मालूम है मुलायम सिंह कैसे मुख्यमंत्री बने थे, वो भी एक किस्सा है। वीपी सिंह अजीत सिंह को चाहते थे, वहाँ पर कितनी नौटंकी हुई और कैसे कैसे चुनाव हुआ। बहुत राजनीतिक किस्से अगर आप सुनेंगे तो ये पर्यवेक्षक और विधायक दल का नेता चुने जाने के किस्से हर पार्टियों में बड़े मज़ेदार रहे। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बात को कहा कि ये इक्वेशन ओबीसी को साधना होगा, आदिवासी को साधना होगा, फॉरवर्ड ब्राह्मण, ये सब समीकरण जो है वो पुराने जमाने की बातें थी। ये सब समीकरण 2014 के पहले की बातें थी। अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जातिगत समीकरणों के साथ हिंदुत्व का जो कॉकटेल है, वो पुरानी इन सब धारणाओं को एक तरफ किनारे रख देता है। इस देश में उत्तर प्रदेश में 52% से ज़्यादा ओबीसी जनसंख्या है। बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का यह मानना था कि राजपूत चेहरा योगी आदित्यनाथ को आगे करके ओबीसी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं ले जा सकती। उसका कारण ये बताया जाता था कि 2002 में जब बीजेपी की सरकार गई उत्तर प्रदेश में, तो जो आज रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह तब सीएम थे, और राजपूत चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ऐसी मात खाई कि 14 साल का उसे उत्तर प्रदेश में वनवास झेलना पड़ा। लेकिन संघ और बीजेपी के रणनीतिकारों ने योगी आदित्यनाथ की जाति को पीछे रखकर हिंदुत्व के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा, और हिंदुत्व और जाति के समीकरण को, यानी धर्म और जात दोनों के समीकरण के ताश के पत्ते ऐसे फेंटे कि किसी के कुछ समझ ही नहीं आया। और उत्तर प्रदेश में अपने जन्म से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तौर पर उभरी है। तो ये सब बातें बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा मायने नहीं रखती। वो तभी तय हो गया था जब तक बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी के नेतृत्व वाली थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को अपनी तरफ लाने में कामयाब नहीं हुई। सवर्ण चेहरे को आगे रखकर कोई भी पार्टी बैकवर्ड वोटों को नहीं। लेकिन राजीव, यहाँ मैं थोड़ी सी असहमति जता सकता हूं कि मुझे याद है आप यूपी के विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम देख रहे थे हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। अभी हम देख रहे हैं विपक्ष ने ओबीसी को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया। जातीय जनगणना बिहार में जिस तरह से हुआ, सर्वे हुआ, तमाम राज्यों में हम जाति जनगणना कराएंगे, तो ये बीजेपी को मजबूर किया है विपक्ष ने। ये तो आपको मानना होगा कि मजबूर किया है विपक्ष ने कि वो जाति की तरफ लौटें और जाति की तरफ सोचें और एक मैसेज देने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है कि हम ओबीसी को भूल गए और हम सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मैं एक किस्से से इसका जवाब देता हूँ। आप हमेशा राजनीतिक किस्से कुछ सुनाता हूँ। एक बार जहाज में मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ साथ जा रहे थे दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में। उस समय मुलायम सिंह यादव सजपा में थे। चंद्रशेखर जी को उन्होंने नेता मान लिया था और उसके पहले ही राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि जिंदगी भर अध्यक्ष जी हमारे नेता रहेंगे और मैं इस पार्टी में रहूंगा। ऐसा ऐलान करके वो सजपा में शामिल हुए थे। काशीराम ने फ्लाइट में मुलायम सिंह यादव से कहा कि अगर सवर्ण चेहरे के अंदर तुम रह करके बैकवर्ड की पॉलिटिक्स करोगे तो बैकवर्ड कभी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। चंद्रशेखर जी का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन तुम्हें एक ऐसी पार्टी बनाना चाहिए जिसका मुखिया तुम्हें खुद बनना चाहिए। अगर तुमने ये काम सवर्ण चेहरे पर, अगड़ों के चेहरे पर लड़े और उनको अपना मुखिया बना के रखा तो बैकवर्ड तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया और नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से यह कहना शुरू किया कि मैं ओबीसी, मैं पिछड़े वर्ग का, मैं गरीब, उसके बाद हिंदुत्व और ये जाति का कार्ड दोनों का कॉकटेल हुआ और उसका तोड़ उत्तर भारत के नेताओं के पास अभी भी नहीं है। ठीक है, श्रीवत्सन की तरफ मैं रुक लेता हूं। श्रीवत्सन, क्योंकि हम लगातार राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद
एक जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि जैसे यूपी में योगी जी हैं, क्या एक बार फिर राजस्थान में एक और नाम चल रहा है महंत बालकनाथ जी का, वहां पे बीजेपी क्या सरप्राइज कर सकती है? और उनके लिए एक सवाल ये भी है कि उनके लिए बैक कौन कर रहा है? कि आरएसएस उनको ज्यादा बैक कर रहा है? वजह क्या है कि उनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है? वसुंधरा के बाद अगर किसी का नाम आ रहा है तो उनका नाम आ रहा है। जी देखिए, बाबा बालकनाथ का नाम इसलिए सामने आ रहा था कि वो हिंदुत्व की लगातार बात कर रहे थे, फायर ब्रांड नेता थे। लेकिन जब जो राजनीतिक जानकार है, राजस्थान की राजनीति को जानते हैं, समीकरणों को जानते हैं, वे अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि नरेंद्र मोदी से बड़ा यहाँ पर कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बड़ा हिंदुत्व का राजस्थान में ब्रांड है। ऐसे में बाबा बालकनाथ के रूप में उन्हें एक और ब्रांड की शायद उस कदर जरूरत नहीं है जितना यूपी में था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उस वक्त लाया गया था जब बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और उस वक्त उसका फायदा मिला था। यहां तो ऑलरेडी पीएम नरेंद्र मोदी का डंका बोलता है, हिंदुत्व के नाम के साथ हमेशा उनका नाम छापा जाता है। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ का नाम इसलिए बोला गया कि योगी आदित्यनाथ वहां आए थे, वे यहां पर बुलडोजर की बात कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कहते हैं, बीजेपी ने जो अपने राजस्थान में चुनाव प्रचार का आगाज किया था आचार संहिता लगने के साथ ही, तो उसमें सबसे पहले जो चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक आए थे योगी आदित्यनाथ, तिजारा में ही आए थे जहां से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें थी कि फायर ब्रांड नेता को लेके आ जाए, तेज तर्रार नेता को लेके आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा बालकनाथ किसी भी गुट के नहीं है, न तो गजेंद्र सिंह गुट के हैं, न वसुंधरा राजे, न किसी और खेमे के। उनका नाम किसी खेमे के साथ नहीं जुड़ता है, सीधा सीधा हिंदुत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है कि उन्हीं के साथ है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ है। गुटबाजी में नहीं फंसते। अलवर सांसद में थे, अलवर के जब सांसद थे वे, क्योंकि अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब तक अलवर में सांसद थे तब भी राजस्थान में इतने नाम आए थे गुटबाजी के रूप में, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी एक गुट के साथ अपने आप को खड़ा नहीं किया था। तो वे इसीलिए उनका नाम सामने आया था। जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस की तरफ से हिंदुत्व को किसी चेहरे को बनाए जाने की लगातार बात की जा रही है। लेकिन इस बार जब देखा जाए तो आरएसएस की तरफ से जयपुर का जो सिविल लाइन एरिया, जहां पर इस वक्त वसुंधरा राजे का घर भी है और मैं भी खड़ा हूं, उस एरिया में कांग्रेस के कद्दावर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खड़े थे। गोपाल शर्मा, एक नए चेहरे को खड़ा किया गया था जिनके बारे में यहाँ के लोग भी नहीं जानते, क्योंकि वे इस एरिया के नहीं रहने वाले हैं। बावजूद इसके आरएसएस के दमखम पर वे यहाँ पर चुनाव जीत के आए, मोदी के नाम पर चुनाव जीत के आए। तो आरएसएस की अपना अलग जगह है। लेकिन बाबा बालकनाथ को बना दिया जाए केवल इसीलिए क्योंकि वे केवल योगी की तरह संत हैं, साधु हैं, तो इतना आसान यह नहीं होगा। लेकिन जब गुटबाजी की बात आती है कि सभी गुटों से हटकर किसी नेता को चुनना है, तो उनका नाम जरूर आगे समझा जा सकता है। ठीक है विपिन, आपकी तरफ लगातार हम कर रहे हैं। विपिन, एमपी में कोई ऐसा हो सकता है कि हम जिन नामों पे चर्चा कर रहे हैं उन नामों से हटकर बीजेपी किसी और नाम पे चर्चा कर रही हो? कोई सरप्राइजिंग नेम हमें सामने आ सकता है? हम लगातार बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की, कैलाश विजयवर्गीय की, नरेंद्र सिंह तोमर की, अर्जुन राम मेघवाल की, लगातार राजस्थान में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि बड़े बड़े मंत्रियों, सांसदों के नाम हम राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार ले रहे हैं। लेकिन हो सकता है कोई सरप्राइजिंग नेम, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां से सामने आ सकता है। कोई ऐसी उम्मीद, कोई आशंका? देखिए बिल्कुल रवि, मध्य प्रदेश में जो नाम चल रहे हैं वो नाम पहले से भी चलते रहे हैं। चाहे प्रहलाद पटेल की बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो नाम है जब इससे पहले के चुनावों में देखने को मिला था। तो अब इन नामों के बीच में अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सरप्राइज यहाँ पर मध्य प्रदेश में दे सकती हैं। लेकिन सरप्राइज के तौर पर अगर जो हाई आला कमान देंगे उसमें जिन नामों की चर्चा है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने आपसे पहले कहा तो ओबीसी के वो चेहरे भी यहाँ तलाशने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसे हैं जो जिन पर दाव खेला जा सकता है। जैसे ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रहलाद पटेल के अलावा छोड़ दी जाए तो बाकी और भी चेहरे हैं। महिलाओं के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं में ओबीसी चेहरा कौन सा हो सकता है, वो यहाँ तलाशी की जा रही है कि महिला जो जीत के आई है वो ओबीसी चेहरा, महिला मंत्रियों में ओबीसी चेहरा या आदिवासी चेहरा, तो ऐसी चेहरों की भी तलाश यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया है, तलाश जारी है। बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी की जो टीम है, कह सकते हैं वो तलाश पे लगी हुई है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा।
ये तलाश है या पसोपेश है या कश्मकश है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जल्दी इसको लेकर घोषणा हो सकती है। सबसे पहले हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।